चैप्टर 106 रूही के रूम में कोई आना। अब आगे। थोड़ी देर में रूही वापस आई। नीता जी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। रूही को इसके रूम में आराम करने भेज दिया। वो दोनों भी रूम में आ गए। रूही अपने रूम में आई। रूम पूरा सिंपल था, जैसे उसे पसंद था। खिड़की से अंदर आती चांद की किरण उस रूम में रोशनी दे रही थी। रूही ने लाइट बंद की और खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसे आज पार्टी में हुए वो लम्हे याद आ गए थे, जब वो कितने ही दिन बाद अभय के सामने आई थी, पर उसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा, या वो देखना ही नहीं चाहती थी। चंद प्यार के खातिर मैंने उनसे मोहब्बत तो कर ली, पर कैसे मनाऊं इस टूटे दिल को, जिसने मोहब्बत बस ठुकरा खाने के लिए किया था। रूही ने अपना हाथ दिल पर रख कहा। रूही वही बैठ गई, चांद को देखने लगी। उसके फोन पर एक मैसेज आया। रूही ने अपना फोन उठाकर देखा, जिसमें आर जीवन का मैसेज था, जिसे पढ़कर रूही के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। उसने जीवन को टेक्स्ट करने के बजाय फोन कर दिया। सुनो, वो लोग जहाँ जा रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना। जब तक हमें पता नहीं चलता इन सब के पीछे कौन है। रूही ने स्ट्रिक्टली जीवन को ऑर्डर दिया। एक्चुअली जीवन का मैसेज आया था कि सिया विशाल अब ऋत्विक के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जीवन ने हाँ कहा और फोन रख दिया। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा इन सब के पीछे कौन है, रूही ने अपने मन ही मन कहा। अपने बैग से गोली निकली और खाकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में वो सो गई। रात के 3 बज रहे थे। खिड़की के अंदर आया। पूरे रूम की लाइट ऑफ थी, बस चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसके कारण सब दिख रहा था। कोई धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया। बेड पर सोती रूही को देखा। उस इंसान के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही को नींद की गोली खाकर आराम से सो रही थी। कुछ एहसास ही नहीं हुआ कोई उसके रूम में घुस आया है। वो इंसान वही बैठकर रूही को एकटक देखने लगा। उस इंसान के चेहरे पर स्माइल करते हुए रूही को देख रहा था। उसके होठों पर किस करने के लिए झुका, पर रुक गया। उसके माथे पर किस कर लिया। वो वहीं बैठा रहा। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया, फिर रूही को देखा। माथे पर गाल पर किस कर खिड़की से होते हुए बाहर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टीवी पर पूरे न्यूज चैनल पर बस यही खबरें छाई हुई थी कि एसआर डायमंड कंपनी अब कंस्ट्रक्शन पर आने वाली है और डैम ब्रिज वाले प्रोजेक्ट पर हिस्सा लेने वाली है। अब क्या एआर इंडस्ट्री और एसआर के बीच बड़ा कंपटीशन होने वाला है। हम सब ही जानते थे ये दोनों कंपनियां ही अपनी अपनी जगह पर नंबर 1 पर हैं, तो क्या अब ये दोनों कंपनियां राइवल बन जाएंगी एक दूसरे के प्रोजेक्ट? अगले ठीक फाइल होगा किसका बनेगा प्रोजेक्ट नंबर 1 पर, जानने के देखते रहिए न्यूज पब्लिश। नीलेश जी नीता जी दोनों टीवी के पास बैठे हुए थे। दोनों चाय पी रहे थे। ये लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है ये सब की? उस इंसान के सामने रहकर और कितना तोड़ेगी अपने आप को? नीता जी ने टीवी बंद करते हुए कहा। टूटे हुए को और क्या तोड़ सकते हैं? नीलेश जी ने कहा। नीता जी उन्हें देखने लगी। वो बहुत स्ट्रांग है, तुम चिंता मत करो। नीलेश जी ने कहा। माँ ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सक्षम सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला। इतनी जल्दी जा रहा है? रूही आ गई है, मिल ले उससे, नीता जी ने कहा। रूही आ गई है? पता है, गया था उसके पास, पर वो सो रही थी, तो शाम को मिल लूंगा। और कुछ टाइम बाद लंदन से बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, इसलिए मुझे उसकी तैयारी करनी है। सक्षम ने कहा। बस तुझे काम ही दिखता है, बस कभी सबके साथ बैठ तो जाया कर, नीता जी ने खाना परोसते हुए कहा। सक्षम नीता जी को देखने लगा, फिर नीलेश जी को देख बोला। पापा को अब पूरे तरीके से आपको सौंप दिया है, उनके साथ बैठकर बात किया करें, फिर मैं शाम को आकर बात करता ही हूँ। हाँ, बस शाम को ही होता है, थक कर आते हो, रूम में चले जाते हो। ऐसा ही उसका भी हाल है, आती है कॉलेज से और रूम में ही घुस रहती है, नीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ आप नीति से बात करो, सक्षम ने अपने मुंह पर पराठे भर कहा। क्या बात करें माँ मुझसे? नीति अपने रूम से निकल कर आती हुई बोली। यही कि तू माँ को टाइम नहीं देती, सक्षम ने कहा। क्या पापा
पक चुके हैं क्या? नीति ने कहा। सक्षम और नीति दोनों तालियां मार हंसने लगे। नीता जी दोनों को घूरने लगी। अरे बेटा, अब तो बाल भी पक चुका है। नीलेश जी ने अपने बालों पर हाथ रख फिर कहा। सक्षम नीति हंसने लगे। नीता जी नीलेश जी को घूरने लगी। अब हंस मत ज्यादा, ले ब्रेकफास्ट कर ले, ये ऑफिस जाते टाइम छोड़ देगा, नीता जी ने नीति से कहा। नीति वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। तुझे कहाँ छोड़ना है? सक्षम ने नीति से पूछा। वो आज मुझे पास वाले गांव जाना है, वहां पर कॉलेज कैंप लगा है, नीति ने कहा। ठीक है, शाम को ऑफिस में आते हैं टाइम में तुझे लेने आऊंगा, सक्षम ने कहा। नीति जी ने हाँ में सर हिला दिया। रूही अभी तक नहीं उठी, कितना और सोएगी? नीता जी ने रूही के रूम की तरफ देख कहा। मैं देखता हूँ, नीलेश जी ने कहा। वो रूही के रूम की तरफ बढ़ गए। रूही के रूम का गेट खटखटाया। रूही की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नीलेश जी ने फिर जोर से गेट खटखटाया। अभी भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। नीचे तक आवाज भी पहुंच गई थी। नीचे से नीता जी ने आवाज लगाते हुए कहा, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों दरवाजा पीट रहे हो? ये रूही गेट नहीं खोल रही है, नीलेश जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा। ये सुन नीचे तीनों ऊपर की तरफ आ गए। नीता जी ने भी गेट को खटखटाया। रूही पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दी रूही, सबने पूरी कोशिश कर ली पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। नीता रूम की चाबी लेकर आओ, दूसरी नीलेश जी ने कहा। नीता जी जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ गई। अपने अलमारी से एक चाबी का छाला ले आई। ये रही चाबी। नीता जी ने चाबी सक्षम को दे दी। सक्षम ने गेट को खोला और सब अंदर चले गए। अंदर बेड पर रूही आराम से सो रही थी। ये देख सब जल्दी जल्दी उसके पास आए, घेर कर बैठ गए। नीता जी ने रूही के सर पर छू देखकर कहा, बुखार तो नहीं है? ये सो क्यों रही है अभी तक? नीता जी ने कहा। नीति ने रूही की पल्स चेक की। उसने कहा, दी तो ये बेहोश है। सब घबरा गए। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, नीलेश जी ने कहा। सक्षम फोन करने लगा। नीति ने जल्दी से रूही के ऊपर पानी छिड़का, जिससे रूही की आंखें खुलने को हुई। ये देख सबने शांति ली। रूही ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने सबको बैठा देख वो सोचने लगी, क्या हुआ? सबको क्या हुआ? रूही अपनी जगह बैठ गई। नीता जी ने अच्छे से कपड़ा से, तू बेहोश कैसे हो गई? नीता जी ने कहा। नहीं माँ, मैं बेहोश नहीं हुई थी, शायद सो रही थी। रूही ने उनकी चिंता कम करने को कहा। दी, आपकी पल्स रेट कितनी कम थी? नीति ने कहा। शायद कभी कभी हो जाता है, रूही ने कहा। उसका सर अभी भी घूम रहा था, नींद से आंख में बंद हो रही थी। उसने नीलेश जी को देख कहा, अभी मुझे और सोना है। अच्छा ठीक है, सो जा आराम से गेट खुले रखना, नीता जी ने कहा। सब बाहर निकल गए। रूही बेड पर फिर लेट गई। शायद कल ज्यादा डोज हो गया था गोली का, इसलिए नींद नहीं खुल रही थी। अभी भी नींद आ ही रही थी। रूही ने खुद से कहा, एक बार डॉक्टर को चेक करा ही लेती हूँ, रूही ने कहा और आंख बंद कर फिर से सो गई। सक्षम नीति ऑफिस के लिए निकल गए। सक्षम ने नीति को एक छोटे से गांव में छोड़ दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। सक्षम ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके पास विशाल का फोन आया। हेलो, सक्षम ने कहा। हेलो, वो सब छोड़ो और अपने पुराने प्लेट का पासवर्ड बदले, विशाल ने कहा। हाँ ले, पर हुआ क्या? सक्षम ने पूछा। कुछ नहीं, अब हम उस ऋत्विक के साथ नहीं रहेंगे, विशाल ने कहा। तुम सब साथ हो और क्यों नहीं रहना? क्या किया है उसने? सक्षम ने कहा। हाँ, हम सब साथ हैं। कुछ नहीं, साला को अपनी बहन के अलावा सब दिखता है, विशाल ने कहा। क्यों, क्या हुआ? सक्षम ने पूछा। अरे वो अभय की बहन है ना, विशाल ने कहा। हाँ, दिव्या, सक्षम ने जल्दी से लापरवाही से बोल दिया। तुझे कैसे पता उसका नाम दिव्या है? विशाल ने शक भरी आवाज में कहा। अरे तू वो छोड़, आगे बता, सक्षम ने कहा। हाँ, वही उस दिन सुसाइड करने गई थी। अच्छा हुआ देख लिया। उस दिन उसे झरना साइड जाते तो फॉरेस्ट गार्ड को कह दिया बचाने को, विशाल ने लापरवाही से कह दिया। वाट? सक्षम अपनी चेयर से खड़ा हो गया। चिल्ला क्यों रहा है कान में, विशाल ने कहा।
वो सुसाइड करने वाली थी, वो कैसे कर सकती थी ये उसे मेरा ख्याल नहीं। एक बार सक्षम ने अपने आप से जल्दी से कह दिया। वाट विशाल ने उसकी बात सुन शौक में हो गया। क्या ये लड़की वही है जिससे तू प्यार करता है? विशाल ने कहा। सक्षम ने हाँ में सर हिला दिया। ओ शिट, विशाल ने कहा। पूरे घर को उन्हीं घर के बच्चे पसंद आए। विशाल ने कहा। सक्षम ने अपनी फीलिंग कंट्रोल कर रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, मैं खुश हूँ, मेरी बहन है साथ में। विशाल ने उसके छुपे जज्बात समझ लिए थे। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैं तुझे फ्लैट का पासवर्ड टेक्स्ट कर देता हूँ, अभी काम चला लो, बाद में कहीं और घर देखता हूँ। सक्षम ने कहा। जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे, बस एक प्रोजेक्ट की वजह से यही। विशाल ने कहा। तू राजस्थान नहीं आएगा? सक्षम ने पूछा। नहीं यार, वहाँ आकर क्या करूँगा? जेहन में बस वही बातें घूमती रहती है। मेरी वजह से सबकी लाइफ खराब हो गई है। विशाल ने कहा। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, अपने आप को कसूरवार मत ठहरा। सक्षम ने कहा। भले ही कोई कुछ न कहे, पर मैं तो उसका ही खून हूँ। विशाल ने कहा। पर तेरे अंदर हमारे माँ बाप के लिए भी तो संस्कार है, और वही रूही, उससे क्या तू प्यार नहीं करता? सबसे ज्यादा सक्षम ने कहा। वही बस तो है, अब इसलिए हूँ, वरना मुझे कभी उसके रहते आसमा और प्रिया की चिंता नहीं रही। विशाल ने कहा। आगे पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 107, काली एक खतरनाक गुंडा। अब आगे। अच्छा ये सब छोड़, मैं तुझे पासवर्ड टेक्स्ट कर देता हूँ, सक्षम ने कहा और फोन रख दिया। विशाल के नंबर पर पासवर्ड टेक्स्ट कर दिया। सक्षम ने अपना सर चेयर में टिका दिया। सब कुछ तो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने बर्बाद कर दिया। अगर पता होता मेरी बहन के साथ ये सब होने वाला है तो कभी तुमसे अपना दिल न लगाता। सक्षम ने अपने मन ही मन कहा। वो अपने अंदर हो रहे घमासान में फंसा हुआ था। सबसे विशाल ने बताया है कि दिव्या सुसाइड करने गई थी, तब से उसके दिल में किसी कोने में दिव्या से उसे मिलने को हो रहा था। दिमाग दिल अपनी बहन के साथ कोई बर्ताव के वजह से चुप था। सक्षम के केबिन का गेट नॉक हुआ। कम इन, सक्षम ने कहा। सक्षम का असिस्टेंट अंदर आया। सर, इस मंथ के लास्ट में जो फंक्शन करविल होने वाला है उसके डिजाइन बन गए हैं, आप एक बार आकर चेक कर लो, असिस्टेंट ने कहा। हाँ चलो। सक्षम ख्याल से बाहर आकर उसके साथ चला गया। रूही की नींद दोपहर के 3 बजे खोली। घड़ी में टाइम देखा। ये आजकल मैं इतनी आलसी कैसे हो गई हूँ? रूही ने अपने सर को पकड़ कहा। उठ गई आप? गेट की तरफ से एक आवाज आई जिससे रूही का ध्यान टूटा। सिया। रूही ने गेट की तरफ खड़े सिया को देखा। कहा। सिया अंदर आई। तू यहाँ? तुम लोग तो घर चेंज कर रहे थे। रूही ने सिया को देख पूछा। हाँ, सुबह आंटी का फोन आया था, बता रही थी तू आज सुबह जल्दी नहीं उठी, मुझे लगा तेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझे देखने आ गई, सिया ने कहा। रूही ने सिया को देखा। सिया ने अपनी आंखों से गेट की तरफ देखने का इशारा किया जहाँ पर नीति जी नीलेश जी दोनों खड़े थे। रूही ने अपना सर न में हिला दिया। आप दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। रूही ने उन दोनों को देख कहा। नीता जी और नीलेश जी जो गेट के पास छुप कर खड़े थे, जिसमें उन दोनों की बात सुनाई दे कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, जिससे पता चले दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों रूही की आवाज से हड़बड़ा गए थे। दोनों बाहर निकल कर आए। क्या हुआ? आप दोनों हमारी बातें सुन रहे थे? रूही ने पूछा। नहीं, हम कहाँ तुम्हारी बात सुन रहे थे, नीता जी ने इधर उधर देख कहा। रूही उन दोनों को अपनी आंखें छोटी कर देखने लगी। हम क्यों तुम दोनों की बात को छुप कर सुनेंगे? मैं साफ बोल सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक से कंस्ट्रक्शन में नीलेश जी ने संभाल कर कहा। पापा चिंता मत करो, मैंने मुंह ऑन कर लिया है, रूही ने नीलेश जी को सांत्वना देते हुए कहा। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती हूँ, जहाँ प्रॉफिट हो वही बिजनेस करना चाहिए और यही है बिजनेस के नियम। रूही ने अपने बिजनेस का अवतार में आकर कहा।
आप चिंता मत करो, ये रूही रोने वालों में नहीं है। रूही ने कहा। नीलेश जी उसे देखने लगे। उसकी आंखों में इस वक्त जुनून था कुछ पाने का। नीलेश जी ने सर पर हाथ फेरा और नीता जी को लेकर बाहर चले गए। सिया ने उनके जाते ही गेट लगा दिया। रूही के पास आई। क्या हुआ? रूही ने स्ट्रक्ट वॉइस में पूछा। काली सिया ने कहा। क्या हुआ? तो रूही बेड से उतर गई जो जेल से फरार हो गया। दिया ने थोड़ा परेशान हो कहा। वाट? रूही पूरी शौक में हो गई, उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें दिख रही थी। सुनने में आया है वो आज की होने वाली पार्टी द बिनिंग ऑफ चेयर में आने वाला है, माफिया चेयर की लेने। सिया ने थोड़ा परेशान हो कहा। रूही उसे कंफ्यूज देखने लगी। आज साल का आखिरी हफ्ता है, मतलब एक हफ्ता बाद न्यू ईयर चालू हो जाएगा। इस पार्टी में तरह तरह के माफिया आने वाले हैं उस चेयर को लेने जिसमें बैठकर वो पूरी दुनिया के हुक्म चला सकें। जब तक ये चेयर अभय के पास, रूही सिया को घूरने लगी। सिया ने उसे घूरते पकड़ बात संभाल कर बोली, मतलब कि किंग मिस्टर आर्यन के पास है। अब तक कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, ये रूल रेगुलेशन के खिलाफ है और अगर कोई जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है। उनके रहते कभी किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिया की बात खत्म। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सर उठाकर रूही की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। सिया ने रुक घुटक पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ मेरे सामने उस इंसान की तारीफ करने आई हो? रूही ने अपने गुस्से भारी आवाज में कहा। नहीं, यही इन्फॉर्मेशन है, मेरा मतलब वो नहीं है। सिया ने कहा। आगे बोलो। रूही ने फिर पीछे पलट कर कहा। काली भी उसी पार्टी में आने वाला है। आज माफिया के नए लीडर की वेटिंग होगी। अगर किंग की से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी तो फिर उन्हें किंग बना दिया जाएगा और अगर उन्हें वोट नहीं मिले तो उन्हें किंग के पद से हटा दिया जाएगा। और काली इस पार्टी में सबको की के अगेंस्ट कर रहा था और खुद किंग बनाना चाहता है कि अगर किंग को बन गया तो अपने सारे इल्गिल कम कर पाएगा। सिया ने रूही के पीठ को देख कहा। वो भागा कैसे? उसकी तो पूरी कड़ी निगरानी में रखा हुआ था। रूही ने कहा। उसका कोई आदमी है जो पुलिस की वर्दी पहनकर उसका साथ दे रहा है। फिलहाल तो वो फरार है, उसे पुलिस तलाश कर रही है। सिया ने कहा। रूही ने कसकर अपनी आंख बंद कर ली। उसका प्लान कुछ और है, बहुत बड़ा। रूही ने कुछ सोचते हुए कहा। सब जगह नाकाबंदी कर दो, हर पुलिस स्टेशन में उस आदमी की फोटो भेज दो। मुझे वो आदमी जल्द से जल्द चाहिए। देश से गद्दारी करने वालों को बहुत बुरी मौत मिलनी चाहिए। रूही ने गुस्से में कहा। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। किसी को फोन कर बात करने लगी। रूही वॉशरूम में घुस गई। इधर किंग किडम बिल्ला में अभय अपने रूम में लगी बड़ी सी रूही की फोटो को प्यार से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। कार्तिक अंदर आया। क्या हुआ? अभय ने पूछा। काली जेल से फरार हो गया है और आज पार्टी में आने वाला है। लोगों को धमका कर हमारे खिलाफ कर रहा है। कार्तिक ने कहा। उससे क्या लगता है किंग कोई कच्चा खिलाड़ी है? अभय ने थोड़ी स्माइल कर कहा। कार्तिक अभय को देखने लगा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था ये इंसान इतना शांत क्यों है। सबकी उसे तो परेशानी होना चाहिए। काली कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है जो एक खतरनाक गुंडा था जिसके देश विदेश में बहुत चर्चा था। एक सीरियल किलर, शूटर, ड्रग्स का धंधा, स्मगलिंग गैंग, रैप, कोठे और लड़कियों को दूसरे शहर से बहला फुसला कर लाना और उन्हें बेचना, गन बम ब्लास्ट, ये सब उसका धंधा था। उसने कितने ही लोगों को मार गिराया। नेशनल इंटरनेशनल पुलिस उसके पीछे पड़ी है, कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। एक बार उसे एक कोठे से पकड़ा गया था जो कि एक टीम ने पकड़ा था जिसमें हमारी ब्रेव लड़कियां रूही और सिया भी 1.5 साल तक जेल में था।
उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसकी फांसी 2 साल के अंदर होने वाली थी, पर 2 साल के कंप्लीट होने से पहले वो भाग गया और उस भागने में साथ दिया था उसके ही किसी गैंग का साथी, जो पुलिस के में भर्ती होकर उसकी मदद कर रहा था भागने में। ठीक है, तुम जाओ, जाकर तैयारी करो, मैं भी देखना चाहता हूँ वो क्या करता है, अभय ने कहा। कार्तिक वहां से चला गया। अभय फिर से रूही की फोटो को देखने लगा। अब तो रोज सामने रहना है, बस कुछ दिन तुम फिर से मेरे साथ रहोगी और तुम्हें पता है मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अभय ने जुनून से रूही की फोटो पर हाथ फेर कहा। कार्तिक सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। वो लड़बड़ाते हुए जा रहा था। क्या हुआ तुझे? ऋत्विक ने सोफे से पसरा बैठा था। उसने उसे देख पूछा। ये इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, उसे कहाँ काली भाग गया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कार्तिक ने आराम से बैठते हुए बोला। वाट? ऋत्विक अपनी जगह बैठ गया था। बताओ, जिसे रिएक्शन देना चाहिए उसने नहीं दिया, तू दे रहा है, कार्तिक ने कहा। आबे वो पागल, क्या काली कौन है हम सब क्या पूरी दुनिया जानती है। उसकी गैंग भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस जज ने काली को फांसी की सजा सुनाई थी उसे भी उन लोगों ने उठवा लिया था, पर कोई सबूत न रहते छोड़ दिया गया था। ऋत्विक ने कहा। हाँ, पर ये इंसान समझे तब तो पता नहीं भगवान ने इसे क्या बनाकर भेजा है, कार्तिक ने परेशान होकर कहा। ऋत्विक भी सर पकड़ बैठ गया। वो दोनों अब अभय की सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता हो रही थी। हमें बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा सब कुछ, ऋत्विक ने कहा। हाँ, हमें प्लान रेडी करना है और सारे जगह पर सिक्योरिटी टाइट कर दो और बिना आईडी देखे उसे अंदर मत आने देना, कार्तिक ने अपनी सिक्योरिटी से बात कर कहा। यहाँ दूसरी तरफ नीति एक छोटे से गांव पर एक हॉस्पिटल कैंप पर आई। सक्षम के छोड़ने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर का आने का टाइम था। वहां पर बहुत सारे लोग लाइन पर खड़े थे। औरत के लिए अलग, आदमियों के लिए अलग लाइन लगी हुई थी, बच्चों के लिए अलग। वहां आए बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। नीति वहां पर आए बच्चों को लड़ते हुए देख उनके पास चली गई। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? नीति ने उन बच्चों को अलग कर कहा। दीदी ये बोल रहा है कि आप लोग बीमार लोगों को पागल खानों ले जाते हैं, बच्चे ने कहा। अरे मुझे बीमारी ही पागल खाने ले जाने वाली है, एक बच्चे ने उसे चिढ़ते हुए बोला। वो बच्चा चिढ़ गया, दोनों दोस्त ही थे। नीति उन लोगों की बात सुन कर हंसने लगी। ऐसा थोड़ी होता है, जो लोग बीमार होते हैं उनको डॉक्टर दवाई देकर ठीक कर देते हैं। नीति ने बच्चों को अपने पास बिठा कहा। डॉक्टर के पास जादू होता है क्या? बच्चे ने कहा। हाँ, उनके पास ही जादू होता है, आप लोग को सीखना है, नीति ने बच्चों के चेहरे को पकड़ कहा। हाँ, हम सबको जादू सीखना है, सारे बच्चे चिल्लाने लगे। हाँ, सबको जादू सीखने मिलेंगे, पर आप सबको उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप सबको जादू सिखाया जाएगा, नीति ने सारे बच्चों से अच्छे से समझाया। आप सब अच्छे से पढ़ोगे तो जादू सीखेंगे, मिलेंगे, करोगे न पढ़ाई, नीति ने कहा। हाँ, हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, सारे बच्चे चिल्लाने लगे। 4-5 गाड़ियां वहां आकर रुकी। डॉक्टर आ गए, सारी तरफ बातें होने लगी। नीति भी खड़ी हो गई थी अपनी जगह पर। आगे सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।